हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है। आज 10वां के साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, यूँ आगे बढ़ते रहे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा हो, क्वेश्चन क्या करा है, समीक क्वेश्चन हम लोग इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर चुके हैं, जिसमें टोटल 80 क्वेश्चन साइंस का हो गया। हम लोग उसके बाद फिर एक सेट खत्म हो गया, फिर हम दूसरा सेट को चल रहे हैं। इस सारा सेट का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर रहे हैं और सब्जेक्टिव भी कर चुके हैं। नंबर पर जाकर देख लीजिए, यानी कि आपको पूर्ण रूप से सेट का सोल्यूशन हो रहा है। एक दोस्त बार बार पूछते रहते हैं, एक स्टूडेंट, कि सर बुक का नाम बता दीजिए, कितना बुक के नाम बताएं। अभी किसी और बुक से बन रहा है, जो सब्जेक्टिव बनता है तो किसी और बुक से बन रहा है। और फिर हम आज वन लाइनर जो इम्पोर्टेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो किसी और बुक से बनता है। तो कितना बुक का हम नाम बताएं। तो चलिए, कोई नहीं, फिर भी चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन करा समीकरण 2H2 + O2, समीकरण 2H2 + O2 से अभिक्रिया करके 2H2O है, एक कौची है, संयोजिक अभिक्रिया, वियोजित अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया करा। ये सबसे हो गया तो कौन अभिक्रिया के अंतर्गत आएंगे, संक्षेपिक अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया का लाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा अभिक्रिया का है लाएंगे। तो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है संयोजी अभिक्रिया, बी वियोजित अभिक्रिया, सी अब अवक्षेप अभिक्रिया, डी उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो क्या हो जाएगा, समीकरण एक का आंसर क्या हो जाएगा, संयोजिक अभिक्रिया। बोल सर क्यों संयोजिक अभिक्रिया हो जाए, देखिए H2H2O में ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है, तो जुटता है तो संयोजिक, बिकता तो क्या कहलाता, अब छेप बचता तो अब छेप कहलाता, उदासीकरण अब वियोज कहलाता, हट जाता तब विस्थापन अभिक्रिया कहलाता। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 15 जून, बी ऑप्शन नंबर बी 5 जून, सी 22 अप्रैल, डी 10 अप्रैल। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बताया। तब सर विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। चलते परिसंख्या कितने की ओर, 4, 3 की ओर। 3 क्या करा परिसंख्या, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। ए दूरदृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष, डी वर्णघता। तो जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता वो क्या कहलाता है, तो सर आप ही बताइए क्या कहलाता है। तो निकट स्थित वस्तु को नहीं देख सकता तो कौन दोष हो गया है, दूर दृष्टि दोष हो गया। यदि दूर स्थित वस्तु को नहीं देखता तब क्या हो जाता आंसर, निकट दृष्टि दोष हो जाता। लेकिन यहाँ पर कह रहा है निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, इसलिए दूर दृष्टि हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करा गोलीय दर्पण में U, V और F के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में U, V और F के बीच संबंध है, क्या है, ए V - U = F। ऑप्शन नंबर 1/V + 1/U = 1/F। ऑप्शन नंबर सी 1/V - 1/U = 1/-F। ऑप्शन नंबर डी V + U = F। तो गोलीय दर्पण में U, V, F का क्या संबंध है, तो सर आप ही बताइएगा। तो ये संबंध हो गया, ये हो गया 1/V + 1/U = 1/F। बोल सर इसी को तो कौन सी कहते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं। बिल्कुल जी, आप सही पकड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए धनात्मक होगी, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक होगी, ऑप्शन नंबर सी धनात्मक या ऋणात्मक दोनों होगी, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि क्या कीजिए, जब तक जो जानते हैं आंसर दीजिए, मैं बताता था। आप डेली अगर इस साल एग्ज़ाम दीजिएगा तो 40 गो ऑब्जेक्टिव याद कीजिए डेली और 5 गो सब्जेक्टिव। अगले साल दीजिए तो 1 गो सब्जेक्टिव और 5 गो ऑब्जेक्टिव डेली याद कीजिए।
आप 1 साल के अंदर अपने आप को एक अलग लेवल पर ही क्या करेंगे, पाइएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, तो क्या होगा, देखिए कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और उत्तल को दर्पण पूछ देता तब उत्तल दर्पण की ऋणात्मक दूरी, दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। लेकिन यहाँ का अवतल था, अवतल कहा था इसलिए कुछ हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम हॉल में पूछ चुका है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। ऑप्शन नंबर ए 1/20 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 1/16 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 1/6 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी 1/18 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, तो सर मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थान हो जाएगा 1/16 सेकेंड। यानी कि किसी के मानव पर कोई चित्र देख रहे हैं, किसी देख रहे हैं, आप आंख बंद कर लीजिएगा चाहे हटा भी लीजिएगा, तो 1/16 सेकेंड तक क्या होगा, रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बना हुआ रहता है। आप पढ़े होंगे इसके बारे में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कह रहा टिहरी बांध के टूटने से प्रभावित होने वाला नगर है। टिहरी बांध से टूटने से प्रभावित होने वाला नगर कौन सा है, तो टिहरी बांध से टूटने से प्रभावित होने वाला नगर कौन सी है, काशी है। यदि टिहरी बांध टूट गया, कौन बांध, टिहरी बांध टूट गया तो काशी क्या हो जाएगा, एकदम जलमग्न हो जाएगा, सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। लीजिए जनमर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8वां नंबर है जी, कई बार एग्जाम हॉल में क्या क्या पूछ चुका है। जर्मन सिल्वर है, जर्मन सिल्वर क्या है, ऑप्शन नंबर ए कॉपर प्लस निकेल मिला देंगे तो जर्मन सिल्वर बनेगा, लेड प्लस टीन को मिला देंगे तब जर्मन सिल्वर बनेगा, या कॉपर निकेल और जिंक को मिला देंगे तब जर्मन सिल्वर बनेगा, या लेड निकेल और जिंक को मिलाएंगे तो क्या होगा आंसर, हो जाएगा जर्मन सिल्वर। किसको कहते हैं, तो कॉपर प्लस जिंक निकेल और जिंक मिल के जो तत्व बनता है वो कौन सी कहलाता है, जर्मन सिल्वर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा, सर्वाधिक तन्य धातु है, सर्वाधिक तन्य धातु कौन है, ऑप्शन नंबर ए सोना, बी चांदी, सी प्लेटिनियम, डी जिंक। तो सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा है, तो सर सर्वाधिक तन्य धातु कौन होगा, सोना होगा, ऑप्शन नंबर ए सर्वाधिक तन्य धातु सोना है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 10, तांबा का प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो तांबा के प्रमुख अयस्क कौन है, तो Cu2S, ऑप्शन नंबर बी CuCl2, ऑप्शन नंबर सी CuSO4, ऑप्शन नंबर डी CuO। तो तांबा का प्रमुख अयस्क कौन है, तो सर तांबा का प्रमुख अयस्क Cu2S है, यानी कॉपर सल्फेट है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा मास्टर ग्रंथि कहलाता है, मास्टर ग्रंथि क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाता है, बी थायराइड ग्रंथि कहलाता है, सी एड्रिनल ग्रंथि कहलाता है, डी पैराथायराइड ग्रंथि कहलाता है। तो मास्टर ग्रंथि कहलाता है, क्या कहलाता है मास्टर ग्रंथि, तो मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की ओर। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए दूमिका कहते हैं, बी एक्सॉन कहते हैं, सी आवेग कहते हैं, डी सिनेप्स कहते हैं। तो दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है जी, तो सर दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है, यानी कह सकते हैं सिनेप्स के द्वारा ही क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है दो तंत्रिका। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने की ओर, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 13 की ओर। 12 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा जो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करा इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए घेंघा होता है, ऑप्शन नंबर बी बौनापन होता है, ऑप्शन नंबर सी क्रिएटिनिन होता है, ऑप्शन नंबर डी मधुमेह होता है। तो इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है, तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर होगा जी, तो सर इंसुलिन की कमी के कारण भी बताने वाला चीज़ है सर मधुमेह रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 14 तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है,
क्वेश्चन नंबर 14 है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए यकृत है, ऑप्शन नंबर बी तंत्रीय कोशिका है, ऑप्शन नंबर सी वृक्क है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। तो तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा आंसर जी? तो बोल सर तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई तंत्रिकी कोशिकाएं कहलाती है। इकाई क्या है? तंत्रिकी कोशिकाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अपघटन का उदाहरण है। अपघटन का क्या उदाहरण है? तो अपघटन का उदाहरण क्या है? एक कवक है, बी गाय है, सी बाघ है, डी घास है। तो अपघटन का उदाहरण क्या है? तो अपघटन का उदाहरण ए है कवक है। अपघटन का उदाहरण क्या है? कवक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं ऑप्शन नंबर ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटन, डी कोई नहीं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जड़ में, ऑप्शन नंबर बी तना में, ऑप्शन नंबर सी पुष्प में, ऑप्शन नंबर डी फल में। तो पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो सर पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं ही नहीं पता है। फूल पुष्प में पाए जाते हैं पौधे में जनन अंग। ये तो क्वेश्चन से भी छटा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए लगभग 10 लाख, ऑप्शन नंबर बी लगभग 12 लाख, ऑप्शन नंबर सी लगभग 9 लाख, ऑप्शन नंबर डी लगभग 7 लाख। तो प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा आंसर जी? तो सर प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? प्रत्येक गुर्दे में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा? लीजिए आप जानते हैं साइन आई बराबर क्या होता है? साइन आर होता है। तो जो यानी कि साइन आर इक्वल टू साइन आर होता है, यानी कि आपतित किरण परावर्तित किरण के क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण कितना था? 60 डिग्री। तब परावर्तन कोण भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो प्रश्न संख्या 19 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 करा लेंस की क्षमता बराबर होती है। लीजिए लेंस की क्षमता किसके बराबर होती है? फोकस की दूरी के बराबर होता है कि वस्तु के होता है कि वस्तु का आधा होता है या फोकस का आधा होता है? तो फोकस के आधा होता है। लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/1/f होता है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना होगा? 2 × n का स्क्वायर, यानी 2n का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 22 संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaOH2 हो जाएगा। चलते प्रश्न संख्या कितना? 23 की ओर। निम्न में से कौन उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो कौन धातु है? उपधातु है। ऑप्शन नंबर ए जेडेन, ऑप्शन नंबर कॉपर, गैलियम और डी है जो कार्बन है। तो कौन सा है जो एक उपधातु है? तो सर गैलियम है जो कौन धातु है? उपधातु है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इसका परमाणु संख्या कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 24 पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। पादप हार्मोन का एक कौन सा उदाहरण है? IAATSH, ACH या ACTH। तो पादप हार्मोन का एक उदाहरण कौची है? तो बोल सर IAAH है, IAA है। सोना की परमाणु संख्या है। सोना की परमाणु संख्या कितना है? 23 है, 43 है, 79 या 13 है। तो सर क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? तो 79 होगा। तो सोना की परमाणु संख्या कितना होता है? 89 होता है।
किरमाणकुचन गति पाई जाती है, किरमाणकुचन गति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए कोलन में, ऑप्शन नंबर बी ग्रसनली में, ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय में, ऑप्शन नंबर डी छोटी आंत में। तो किरमाणकुचन गति कहाँ पाई जाती है? तो ग्रसनली में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर कितना? 27। एटीपी में फास्फेट की संख्या होती है, एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी 2 होता है, ऑप्शन नंबर सी 3 होता है, ऑप्शन नंबर डी 4 होता है। तो एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? तो सर एटीपी में फास्फेट की संख्या 3 होती है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। आगे क्वेश्चन क्या करा? किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, किसी भी समतल दर्पण द्वारा उसको आवर्धन क्या होगा? तो बोल सर क्या होगा? +1 होगा, -1 होगा, 0 होगा या 1 + माइनस होगा। तो आवर्धन क्या होगा? किसी भी समतल दर्पण का आवर्धन प्लस में होगा। क्वेश्चन नंबर 29। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है नाइक्रोम से बना, टंगस्टर से बना, लोहा का बना या तांबा का बना? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है जो टंगस्टर का बना होता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात है। क्वेश्चन नंबर 30। धोने वाला सोडा रासायनिक सूत्र होता है, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 Na2CO3 × 10H2O। ऑप्शन नंबर सी KNO3, ऑप्शन नंबर डी CH3COOH। तो धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? Na2CO3 × 10H2O। क्वेश्चन नंबर कितना है? 30 था। दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। इसलिए आप देखिए, आपको पता होगा यहाँ इतना बढ़िया से क्वेश्चन कराया जा रहा है। आप डेली क्वेश्चन इतना याद कीजिएगा तो दिक्कत कहीं पर आपको दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी रहेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे, डेली आप याद कीजिए। अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहले बात है चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, लीजिए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक कौन सी होता है? सेंटीमीटर पर पावर -1, बी मीटर, सी सेंटीमीटर, डी डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक कौन सी होता है? डायोप्टर होता है, यानी डी होता है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 32। एटीपी का विस्तारित रूप है, एटीपी का विस्तारित रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए एंडिनिल थायमीन फॉस्फेट है, बी एंडिनिन ट्राइफॉस्फेट है, सी एंडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट है, डी एंडिनिस थायमीन डाइफॉस्फेट है। तो क्या होगा जी क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर? सर आप बताइए। तो एटीपी का फॉर्म क्या फॉर्म होगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा? 33 कह रहा मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा? 0, 4, 7 या 14। तो किसी भी हृदय में किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए वाट होता है, ऑप्शन नंबर बी जूल होता है, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन होता है, ऑप्शन नंबर डी वेबर होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है जी? तो आंसर हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। क्वेश्चन कर रहा दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 36 कर रहा है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ये। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताया कि टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है और फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है। ये आप जानते हैं, इसलिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के क्या कीजिए बताइए। क्वेश्चन नंबर का रहा 37
वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, एल्युमिनियम, चांदी, लोहा, कॉपर। तो कौची होता है जो घुलता है जी अम्लजार में, तो होता है Au जो होता है जो वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह है Au है। क्वेश्चन नंबर 38, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 7 होती है, ऑप्शन नंबर बी 8 होती है, ऑप्शन नंबर सी 9 होती है, ऑप्शन नंबर डी 10 होती है। तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है जी? तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है। वर्गों की संख्या पूछेगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा है कि वर्गों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 39 करा, क्लोरीन के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। क्लोरीन के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? वो 1, 5, बी 6, सी 7 और डी 8। तो क्लोरीन के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होती है? तो 7 होती है। 40 में क्वेश्चन नंबर, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीला है जो वायुमंडल में प्रकाश का अधिक रंग प्रकीर्णन करता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लड़ है तो क्लियर है। दोस्तों आज हम लोग क्वेश्चन क्या कर लिए? 40 तक कर लिए। सेट दूसरा सेट का हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 ऑब्जेक्टिव कर लिए। इसी तरीके से अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। मैं बार बार आपको कह रहा कि 5 गो सब्जेक्टिव याद कीजिए, ऑब्जेक्टिव और 1 गो सब्जेक्टिव याद कीजिए, आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अंत में मैं आपके कहूँगा, छोटे को प्यार दे, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करे, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखे कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। इसलिए अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बने रहे परमिट सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें।